तो हम लोग ने कल देखा था अबाउट द एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म क्या होता है, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या थे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका टाइप्स हम लोग ने देखा था, अबाउट इट्स टाइप्स, उसका क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग ने उसका कॉम्प्लिकेशंस भी देखा था। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग ने देखा था कि जैसे कैसे नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनस भी देखने को मिल रहा था, एंड इन्फेक्शन भी रीजन था, और एक जो सबसे बड़ा रीजन था कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो एन्यूरिज्म का हम लोग ने देखा था कि रप्चर हो जा रहा था, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म व्हिच इज वेरी मच फेटल एंड इट लीड्स टू हेमरेजिक। ओके, देन इन्वेस्टिगेशन में जैसे इट सिंस हाई रिस्क फैक्टर्स, डिस्लिपिडेमिया रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई मिलता है सब पेशेंट्स में, तो लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर रहता है। आर्टेरियोग्राफी एंड सीटी स्कैन से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं द एग्जैक्ट एरिया और द एन्यूरिज्म। ठीक है, टाइप्स हम लोगों ने जैसे देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्जर डिजीज, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वाइवा एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बर्जर डिजीज 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछते हैं, शॉर्ट नोट। तो उसमें तुम लोग को जो जो टॉपिक हाईलाइट करना है या फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना है, इट इज द डेफिनेशन, इटियोलॉजी, द क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, बट स्टिल एक बार तुम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना about the Buerger disease and thromboangiitis obliterans. ठीक है, तो Buerger disease is also known as thromboangiitis obliterans. So thrombo means when it is forming a thrombus, and angiitis means the inflammation of the blood vessels. तो एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, अगर वहां पे कहीं भी आइटिस लग जाए तो मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और थ्रोम्बस मींस आफ्टर द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वहां पे क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज TAO। तो अगर क्वेश्चन में अगर मान लो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस आता है तो डरना नहीं है, इसका इसके बर्जर डिजीज के बारे में ही, बर्जर डिजीज के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो बर्जर डिजीज दैट इज द थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, उसका डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। Here there is an obliteration or the due to some inflammatory or due to some etiological cause there is inflammation in the arterial wall as well as there is an obliteration। ठीक है, तो obliteration means when जो उसका जो blood vessels का जो हमारा जो structure है, anatomical structures, it gets obliterated and due to some etiologies which we are going to see यहाँ पे कि due to some etiology when the arterial wall is getting obliterated due to some inflammatory reaction. ठीक है, and also due to this inflammatory reaction the arterial wall is involved as well as arterial wall along with the involvement of veins as well as nerves। तो यहाँ पे सिर्फ आर्टेरियल वॉल का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो नेबरिंग है उसके आसपास वेन्स और नर्व्स के भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो बर्जर डिजीज में ये ध्यान रखना है कि बर्जर डिजीज इज नॉट ओनली द ऑब्लिटरेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल का तो ऑब्लिटरेशन हो ही रहा है, प्लस देयर इज आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेबरिंग वेन्स एंड नर्व्स। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है अबाउट द TAO, तो TAO इज द thromboangiitis obliterans and it is defined as the inflammatory reaction and which leads to an obliteration in the arterial wall and also it is involving the neighboring veins and nerves। ठीक है, तो उसके बाद और हम लोग क्या एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑल्सो इट इज द माइल्ड और क्रॉनिक, ये एक्यूट नहीं होता है, क्रॉनिक, इट टेक्स टाइम फॉर द डेवलपमेंट। तो इट इज अ माइल्ड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन द आर्टेरियल वॉल। The chronic infection results in a fibrosis in the wall, तो due to some inflammatory reaction। तो हम लोग को पता है कि कोई भी inflammatory process जब चलता है for a certain period of time, after that वहाँ पे physiologically क्या होता है, वहाँ पे आफ्टरवर्ड्स वहाँ पे फिजियोलॉजिकल हील होने का कोशिश करता है। ठीक है, तो हील होकर के लास्ट में क्या होता है, फाइब्रोज हो जाता है जगह, इट बिकम्स हार्डेंड। ठीक है, तो द आर्टेरियल वॉल बिकम्स हार्डेंड और इट बिकम्स द फाइब्रोज्ड, द आर्टेरियल वॉल्स इज गेटिंग फाइब्रोज्ड। ठीक है, due to some chronic infection it leads to or it results into a fibrosis in the arterial wall। So fibrosis spread out so extensively as it to bind the arteries, vein and nerves together। तो since हम लोग ने देखा था कि इसके definition में here the involvement of the neighboring veins and nerves is also there, therefore when the fibrosis is occurring, this fibrosis it spreads towards and it binds the artery, vein and nerves together।
ठीक है। तो बर्जर डिजीज दैट इज द टीआर, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है अबाउट द, यहाँ पे ऑब्लिटरेशन हो रहा है आर्टेरियल वॉल का, एंड इट इज एंड द नेबरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेन्स एंड नर्व्स इज आल्सो गेटिंग, तो दे आर बाइंड टुगेदर आफ्टर गेटिंग फाइब्रोज्ड, ठीक है। तो इटोलॉजी क्या क्या किस किस कारण से टीआईओ दैट इज बर्जर डिजीज हो सकता है? स्मोकिंग एंड टोबैको इज द मेजर कॉज फॉर occurrence of this Buerger disease. Any low-grade infections, bacterial infections can precipitate the Buerger disease. ठीक है। Vasospastic condition, इसमें कोई भी एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, वेसोस्पाज्म हो रहा है, कोई ब्लड वेसल्स का वेसोस्पाज्म होता है, कोई भी इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकता है, या फिर ड्यू टू सम स्मोकिंग या फिर टोबैको इंटेक से कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन हो रहा है, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो वेसल्स है इट इज गेटिंग वेसोस्पाज्म, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, एंड फर्दर ऑन द वेसल्स इज गेटिंग फाइब्रोज. Males are more predominant, mainly the young males around the age of 20 to 40 years of age. They are more prone to disease for Buerger disease than female. ठीक है। Then lower limb involvement जो होता है, it is the first involvement कहाँ होता है, lower limb का involvement होता है, followed by the upper limb. तो सबसे पहले क्या होता है, lower limb का involvement first होता है in Buerger disease, then followed by the upper limb. ठीक है। Next, we come into the clinical features. What are the presentation that the patient will present with the Buerger's disease? तो उसमें क्या होता है presentation? तो the most important point or the key word that you have to mention in the Buerger's disease is the intermittent claudication. ये term भूलना नहीं है, ये term एक key word है. It means if you write this term, it means the examiner will understand that you know about the term or you know about this disease. ठीक है। तो intermittent claudication यहाँ पे होता है in case of Buerger disease. तो ये क्यों होता है और ये इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? It means there is an intermittent claudication due to accumulation of metabolites in muscles. तो क्या होता है Buerger's disease condition में, as it is involving the lower limb first, lower limb involvement first हो रहा है, then it is followed by the upper limb involvement. तो लोअर लिम्ब में क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म, वहां पे क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो एंड इट लीड्स टू देयर इज अ क्रैम्पिंग लाइक पेन. पेशेंट क्या होता है ना, लिम्प करता है, लिम्पिंग करता है, लंगड़ाता है पेशेंट, अगर ज्यादा सीवियर हो जाए, या फिर देयर इज अ क्रैम्पिंग पेन इन द काफ मसल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बर्जर डिजीज पेशेंट में क्या होता है कि देयर इज अ क्रैम्पिंग लाइक पेन, क्रैम्प लाइक पेन, एंड द पेशेंट प्रेजेंट विद लिम्पिंग, ठीक है। तो ये क्रैम्प लाइक पेन को ही इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं. इंटरमिटेंट मींस इट इज नॉट द पेन इज नॉट कंटिन्यूअस. जो पेन होता है वो बीच बीच में होता है, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज इंटरमिटेंट. तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मींस द क्रैम्प लाइक पेन, ठीक है. ये ध्यान रखना, द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मींस द क्रैम्प लाइक पेन, और इंटरमिटेंट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज एन इंटरमिटेंट पेन, ठीक है. और ये जो इंटरमिटेंट पेन होता है ना, द पेन इज नॉट कांस्टेंट, एज आई सेड अर्लियर, द पेन इज नॉट कांस्टेंट. इट बिगिंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एंड्स विद रेस्ट. नॉर्मली क्या होता है, जो बर्जर डिजीज पेशेंट में होता है, जो बर्जर डिजीज का जो पेशेंट होता है, उसमें जो पेन होता है, इट इज द रेस्ट पेन. जब पेशेंट रात में जब आराम करता है, सोता है, तब पेन एग्रावेट्स होता है इन केस ऑफ बर्जर डिजीज, ठीक है. ये ध्यान रखना है. जब पेन होगा, इट इज नॉट when the patient is not working, then the pain is not that much, but when the patient rests, the pain aggravates, ठीक है. बट यहाँ पे क्या होता है ना, रेस्ट में पेन होता है, ये ध्यान रखना है. तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में देयर इज अ क्रैम्पिंग लाइक पेन एंड द पेन इज नॉट कांस्टेंट. इट बिगिंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एंड्स विद रेस्ट. इसमें ऐसा बोला है कि एक्सरसाइज जब करता है तब वो बढ़ता है, बट जब रेस्ट करता है वो कम हो जाता है. तो क्या होता है कि पहला प्रेजेंटेशन ऐसे रहता है, बट व्हेन द क्लॉडिकेशन वर्सन, हाउएवर द पेन ऑकर्स ड्यूरिंग रेस्ट. तो आफ्टर सम पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है कि जो पेन होता है वो रेस्ट पेन हो जाता है, ठीक है. तो ये बस ये ध्यान रखो कि जो बर्जर डिजीज के पेशेंट होते हैं, वहां पे रेस्ट पेन इज द क्लासिकल साइन, ठीक है. एंड 20 to 40 years के पेशेंट्स में होते हैं, and sensitivity of cold increases. Patient could not able to tolerate cold, ठीक है. और इसमें एक क्लासिकल साइन मिलता है, that is the color change in extremities we can see, we can appreciate, and the change, the skin जो color होगा, it will change from cyanotic blue to reddish blue in color.
ठीक है। जो पेरिफेरल का जो एक्सट्रीमिटीज है, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज जैसे लिम्स हो गया और या फिर फिंगर्स हो गया, उसमें क्या होता है ना, साइनोसिस होता है, ब्लूइश होता है, ब्लूइश कलर होता है, देन इट फर्दर ऑन इट चेंजेस टू रेड इन कलर। तो इसमें क्या होता है, स्किन जो होता है इट बिकम्स थिन एंड स्किनी, सॉरी थिन एंड शाइनी। देन क्या होता है, फर्दर ऑन गैंग्रीन का अपीयरेंस होता है ड्यू टू chronic tissue ischemia. There is a chronic tissue ischemia and it leads to gangrene because there is a vasospasm. vasospasm हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। फर्दर ऑन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स इट गेटिंग रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है। फर्दर ऑन इट लीड्स टू गैंग्रीन। That is why यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, because the blood carrying oxygen carrying capacity for the blood vessels is getting reduced. That is why the extremities वहाँ पे cyanotic या फिर साइनोसिस हो रहा है, it is bluish in color, then it changes to reddish blue, ठीक है। Then there is absence of peripheral artery pulsation, ठीक है, तो ये भी हम लोग को मिलेगा क्योंकि because due to vasospasm the oxygen carrying capacity is reduced and the extremities is getting gangrenous, साइनोसिस हो रहा है, साइनेटिक ब्लूइश अपीयरेंस हो रहा है, and therefore since वहाँ पे blood supply reduce हो रहा है, therefore the pulsation is also getting absent, ठीक है, the peripheral artery pulsation is getting absent in case of Buerger disease, ठीक है। Then investigation, what is how we will investigate? तो इन्वेस्टिगेट करने में क्या होता है, हम लोग क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं सबसे पहले। तो एक क्लिनिकल बर्जर्स पॉस्चरल टेस्ट है, that is the clinical Buerger's postural test, it is getting is positive। ये हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, क्लिनिकली Buerger's postural test, इसमें लोग क्या करते हैं कि मेनली जो होता है ये Buerger's postural टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को जो होता है सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, एंड जो पेशेंट का जो लेग है, क्योंकि सिंस ये एक्सट्रीमिटीज में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये एक्सट्रीमिटीज में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो पेशेंट का जो लेग है, पेशेंट का जो लेग है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइज करते हैं, अप टू 90 डिग्री एंगल में राइज करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल में हम लोग राइज करते हैं पेशेंट के लेग को, ठीक है। देन उसमें हम लोग ये देखते हैं, देयर इज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, वहां पे क्या होता है, पैलर हो जाता है लेग का, ठीक है। तो हम लोग पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेता है, देन पेशेंट का जो लेग है हम उसको 90 डिग्री एंगल में रखने के लिए बोलते हैं फॉर अ certain period of time around 2 to 3 minutes, then we check there is a pallorness of the leg since because the end artery, sorry, जो peripheral circulation या peripheral arteries है वहाँ पे सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, that is why वहाँ पे हमको pallor मिल रहा है of the leg, ठीक है। तो it is the clinically Buerger postural test and it is positive in case of this kind of patient में, और it is well appreciated in daylight and in fair color patient में ज़्यादा appreciate कर पाते हैं ये Buerger postural test, ठीक है। I will forward one video how we do the Buerger postural test, ठीक है, वो वाला वहाँ से तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हाउ Buerger डिजीज के पॉस्चरल टेस्ट हम लोग कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टेरियोग्राफी भी हम लोग करते हैं टू चेक कहीं भी अगर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या नहीं, कहीं पे जैसे क्लॉट अगर मान लो कि थ्रोम्बस मिलता है तो ठीक ठाक से सर्कुलेशन नहीं होता है पूरा बॉडी में, दैट इज व्हाई वहाँ पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन अपीयरेंस, फर्दर ऑन डिटीरिएशन केस हो जाता है। तो ये हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये Buerger postural टेस्ट ध्यान रखना है कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आते हैं, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट कि जैसे जो इटोलॉजिकल कॉजेज है वो सारे को हम लोग ओमिट करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे स्मोकिंग अवॉइड करते हैं। देन एंटीकोगुलेंट्स, अगर वहाँ पे कोई क्लॉट, जैसे मैंने बोला अगर मान लो कोई क्लॉट मिलता है, देन एंटीकोगुलेंट्स लाइक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, ठीक है, वो सारा हम लोग मेडिसिन या इंजेक्शन फॉर्म में यूज करते हैं। स्टेरॉइड, मान लो कोई इन्फ्लामेटरी कोई भी कंडीशंस देखने को मिला ड्यू टू सम इन्फेक्शंस, तो वहाँ पे स्टेरॉइड यूज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू रिड्यूस द पेन सेंसेशन, ठीक है, जैसे हमने बताया कि जैसे पेन जो होता है इट इज द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, दैट इज द क्रैम्प लाइक पेन, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स एंड वैसोडाइलेटर्स, सिंस वी हैव सीन Buerger डिजीज में कि वैसोस्पैज्म होता है, ठीक है, तो वैसोस्पैज्म में दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द ड्रग्स लाइक vasodilating drugs। Then if the patient is deteriorating और gangrenous formation हो रहा है हमारे limbs में, ठीक है, तो amputation भी कर सकते हैं हम लोग इस केस में, ठीक है, and hyperbaric oxygen therapy भी कर सकते हैं in case
patient is suffering from the Buerger disease. ठीक है. Then here you can see the blood vessels is getting inflamed. The ये जो lumen है, इसे lumen is the normal lumen. ये जो lumen है, it is the normal lumen. और ये जो lumen अब it due to inflammation of the inflammation की वजह से ये जो देखो lumen कैसे narrow हो जा रहा है. It is getting vasospasm. Therefore यहाँ पे हमको vasodilators, steroids, prostaglandins, ठीक है, ये सब यूज करना है medicines. And देखो जैसे